हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट किस किस प्रकार के असेसमेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं एक क्लाइंट को, एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, पर्सन्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमें 5 असेसमेंट मेथड्स के बारे में जानना है। सबसे पहला जो हम असेसमेंट मेथड जानने वाले हैं, मैंने आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पूरा प्रोसेस बताया था, ये वही असेसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। और पहला असेसमेंट मेथड जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों ये जितने भी असेसमेंट मेथड्स हैं ये फॉर्मल असेसमेंट मेथड्स हैं। मैंने आपको बताया था साइकोलॉजिस्ट हमेशा फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, ना कि इनफॉर्मल असेसमेंट मेथड्स को। पहला है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट बड़े सारे तरीके के असेसमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, वही सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उनको डिटेल तरीके से फॉर्मल सेटिंग्स के अंदर जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं एक पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, उसकी पर्सनैलिटी और उसके डायमेंशंस को स्टडी करने के लिए, ये हम पढ़ने वाले हैं। और पहला है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन जानते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं और स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर है, मेजर मतलब एक तरीके से मेजरमेंट का तरीका है, टेस्ट है ये, ठीक है, जिससे हमें इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, ये है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये दो कीवर्ड्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज। पहले आप इसको देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसको साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ये इसलिए डेवलप करे गए हैं ताकि हम एक पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, उसके हर एक जो डायमेंशन होते हैं उसको हम जान सके, कवर कर सके, असेस कर सके। तो जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 जाने थे, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ठीक है। और हमारे इसके अलावा जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो होती है, पर्सनैलिटी अगेन एक वन ऑफ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है, जो एक पर्सन की पर्सनैलिटी जिसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं, जो एक पूरा बास्केट होता है पर्सन की पर्सनैलिटी का, उसको असेस करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिससे हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से एक पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कीवर्ड्स थे इन टेस्ट को दोस्तों, एक तो ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है और दूसरा बोला जा रहा है कि ये टेस्ट जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो भी चीज़ होलिस्टिक हो नेचर में। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी टेस्ट के रिजल्ट को ऑब्जेक्टिव तब कहेंगे चाहे आप उसको कंडक्ट करो, कोई और पर्सन कंडक्ट करे, मैं कंडक्ट करूं, रिजल्ट सबका सेम आएगा, उस चीज़ को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव चीज़ जो होती है दोस्तों वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे आपके अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट निकल कर आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट निकल कर आ रहा है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर एक पर्सनल रिजल्ट जो है पर्सन के वो अलग अलग तरीके से निकल कर आ रहे हैं अलग अलग सिचुएशन सेटिंग्स के अंदर, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिविटी में हमेशा क्या होता है, पर्सन टू पर्सन किसी भी चीज़ की कंक्लूजन, कोई भी जो बात होती है वो वेरी करती है। ऑब्जेक्टिव में सारे लोग जब भी एक टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होते हैं उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन निकलेगा उस टेस्ट का, जो रिजल्ट निकलेगा, जो आउटकम निकलेगा वो सेम निकलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए है बिकॉज दीज टेस्ट आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। यानी कि अगर आप किसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक ग्रज भी होल्ड करते हो, क्योंकि देखो साइकोलॉजिस्ट है तो पर्सन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करा जाएगा। तो जो एंड रिजल्ट होगा, जो पूरे की पूरे पर्सन के ऊपर जो असेसमेंट करी जा रही है साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से, जो एंड रिजल्ट होगा, उसका जो आउटकम होगा, उसकी जो कंक्लूजन होगी, वहाँ पर पर्सन की, यानी कि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की जो सब्जेक्टिविटी है, जो उसका पर्सनल बायसनेस है, जो उसकी इंक्लिनेशन है, ओरिएंटेशन है, उसके खुद के सोच विचार है,
वो इस टेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर हावी नहीं होंगे। तो दीज टेस्ट आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस एंड दीज आर बेस्ड ऑन फिक्स स्कोरिंग रूल्स। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो आउटकम आता है, तो हम ऐसे टेस्ट को फेयर टेस्ट बोलते हैं। ये अनफेयर टेस्ट या बायस टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज इंश्योर हो पाती है कि जो अलग अलग एग्जामिनर्स अगर इन टेस्ट को कंडक्ट करेंगे भी, एग्जामिनर मतलब यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को बोला जा रहा है, अगर साइकोलॉजिस्ट ए, साइकोलॉजिस्ट बी, साइकोलॉजिस्ट सी, डी, ई, ऐसे कितने भी साइकोलॉजिस्ट हो, वो फिर चाहे मेल साइकोलॉजिस्ट हो, सारे के सारे फीमेल साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल साइकोलॉजिस्ट हो, जब भी वो ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा रिजल्ट सिमिलर आएंगे, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रहे हैं। इन सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्ट करते हुए पहले से ही निर्धारित रूल्स एंड रेगुलेशंस और पूरा का पूरा प्रक्रिया जो होती है ये साइकोलॉजिस्ट को पता होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको ये टेस्ट को कंडक्ट करना होता है, ठीक है। अब दूसरा कीवर्ड था यहाँ पर, ये टेस्ट को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड का ये मतलब है सेम प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा सबके लिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई और प्रोसीजर होगा, मेरे लिए कोई और प्रोसीजर होगा, तीसरे पर्सन के लिए कोई और प्रोसीजर होगा। अगर हम तीनों पे ये टेस्ट कंडक्ट करा जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के लिए ये नेसेसरी हो जाएगा, उसके लिए अनिवार्य होगा कि वो सेम प्रोसीजर को यूज करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट पर्संस के ऊपर, ठीक है। सेम प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हम सबको मिलेगी और स्कोरिंग मेथड का भी सेम प्रकार से यूज करा जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सबके लिए सेम होगी और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर साइकोलॉजिस्ट को ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो कंडक्ट करने पड़ते हैं। इससे क्या इंश्योर होता है, फेयरनेस इंश्योर होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि लड़कियों को कम क्वेश्चन दे दिए गए, लड़कों को ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है, या काले गोरे में फ़र्क हो रहा है, मेल फीमेल में फ़र्क हो रहा है, रीजन के बेसिस पर पर्सन के साथ फ़र्क हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन टेस्ट को साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से एरियाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है काम आते हैं। एक तो ये काम आते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, ठीक है, यानी कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की, जिसको साइकोलॉजी में क्लाइंट बोला जाता है, अगर उसको किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल दिक्कत है या फिर वो पर्सन किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा है या जूझ रही है। 4th चैप्टर दोस्तों हमारी एनसीईआरटी में क्लास 12th में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का है, उसमें हम डिटेल में सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जानेंगे। ईजी वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आप जानते ही होंगे, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, मेनिया, और कुछ बहुत हाई लेवल के होते हैं जिनके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है साइकोलॉजिस्ट को, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड थेरेपीज चाहिए पड़ती है। तो सबसे पहले बीमारी पता लगेगी तभी तो डॉक्टर दवाई दे पाएगा। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के काम आते हैं कि एक पेशेंट को, वैसे मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी में एक पर्सन को जो बीमार होता है दिमागी तौर पर, उसको हम पेशेंट ना कह के क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट है उसको किसी भी प्रकार की अगर मनोवैज्ञानिक दिक्कत है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या किसी डिसऑर्डर से मेन और गॉड डूस हो, वो जूझ रहे हैं, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, तो उसके डायग्नोसिस के, उसके आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा, इसको साइकोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं गाइडेंस के तौर पर, जहां पर लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने लाइफ में एजुकेशनल रिलेटेड डिसीजंस ले सकें और वोकेशनल डिसीजंस ले सकें। दोस्तों वोकेशन का मतलब होता है जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड चीज, ठीक है, उस टर्म को हम वोकेशनल बोलते हैं। पर्सोनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है, सूटेबल एम्प्लॉयज को सूटेबल जॉब्स में फिट करने के लिए ये वाले टेस्ट काम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी ना साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है, तो कंपनी ने साइकोलॉजिस्ट को बोला कि हमारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर या हमारे कंपनी के एक नए इनिशिएटिव के अंदर इस प्रकार के एम्प्लॉयज़ की हमें नीड है, आप उनकी स्क्रीनिंग करो, आप उनका इंटरव्यू करो, आप उनके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्ट करो और हमें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट पर्सन्स ला कर दो जो यहाँ पर इस टास्क को, इस इनिशिएटिव को अच्छे से कैरी आउट कर सकें। तो वहाँ पर ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करा जा सकता है। फिर इंडिविजुअल्स को उनकी काबिलियत के अनुसार अप्रोप्रिएट जॉब्स में उनकी प्लेसमेंट हो सके, तो प्लेसमेंट के तौर पर यूज करा जा सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट को। और ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ठीक है, अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, वो चाहे कोई कंपनी चलाए, चाहे कोई गवर्नमेंट अकेडमी चलाए, वहां पर एम्प्लॉयज की प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके, उसके लिए भी ये वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करे जा सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जेक्टिव तो थे
अभी हमने पढ़ा स्टैंडर्डाइज भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं उनको ना प्रोजेक्टिव टेस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी में कि बिसाइड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सर्टेन प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। इससे भी पर्सनैलिटी को असेस करा जाता है। हम सेकंड चैप्टर में दोस्तों इन प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी वाला जो हमारा चैप्टर है, क्योंकि ये वाले टेस्ट को पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो पर्सनैलिटी का क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारा डेडिकेटेड सेकंड चैप्टर है, वहाँ पर हम इसको जानेंगे। इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट को हम इनको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और मैंने यहाँ पर एक इमेज आपके लिए लगा रखी है जिसको आप सेकंड चैप्टर में जानोगे। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो क्या हो रहा है, ये कोई एक डिज़ाइन है जो कि पर्सन जो है इसको ड्रॉ कर रहा है या फिर कुछ इससे जज करने की कोशिश कर रहा है। ये जो टेस्ट होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको हम कहते हैं दोस्तों रॉसैच इंक ब्लॉट टेस्ट। करना क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर, छोटा सा टुकड़ा A4 शीट का साइज का जो पेपर होता है, उसके ऊपर हमें इंक गिरानी होती है। उस पेपर को फिर फोल्ड कर देना होता है 4 बार, ठीक है, 2 बार, कितने भी बार आप फोल्ड कर लो उसको। जब आप उसको खोलोगे, जैसे मतलब मान लो कि हम 3-4 लोग हैं, हम सब ने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर एक इंक गिराई और हम सब ने जब उस इंक को खोला तो हो सकता है कि आपने 2 ड्रॉप्स गिराई हो, मैंने 5 ड्रॉप गिराई हो, किसी ने 1 ही ड्रॉप गिराई हो, किसी ने 3 ड्रॉप गिराई हो। हम सबके डिज़ाइन जो हैं वो अलग अलग तरीके से निकल कर आएंगे उस पेपर को अनफोल्ड करने के बाद। उस डिज़ाइन जो निकल कर आया, उस डिज़ाइन के बेसिस पर पर्सन से पूछा जाता है कि तुम्हें इस डिज़ाइन को देखकर क्या लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से ये क्या है। तो पर्सन ने, मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पर आंसर दिया कि सर मुझे ये ना साइंस के अंदर जो एमीबा होता है ये वो लग रहा है। कुछ बोलेंगे कि सर मेरे हिसाब से ये एक जो है ये बटरफ्लाई का पैटर्न है। तो लोगों के अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उससे उनकी पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके, ये आप और मैं नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर सूडो साइकोलॉजिस्ट। हम साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है साइकोलॉजी की फील्ड में, अगर आप में से किसी के पास है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप में, आपके पास या मेरे पास जो साइकोलॉजी की फील्ड है उसमें महारत हासिल नहीं है, अगर हमने इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रखी है कि कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पर पर्सन के दिए हुए आंसर्स और रिस्पॉन्सेज को हमें जज करना है, तब तक हम पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं बता सकते। लेकिन जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पर्सन ने जो आंसर दिया एमीबा बटरफ्लाई, उसके बेसिस पर पर्सन की पर्सनैलिटी इससे पता लगती है। ये वाले जो टेस्ट हैं जनरली पर्सन को बहुत हाई प्रोफाइल रैंकिंग जॉब पर सिलेक्ट करने के लिए कभी कभार कंडक्ट करे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। जैसे मिलिट्री सिलेक्शंस जो होते हैं पर्सन के, जो आर्मी में जो लोग जाते हैं वहाँ पर कभी कभार मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है, वो इस प्रकार के मेथड्स को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और भी बातें हम इसके बारे में जानेंगे सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल तरीके से। मैं आपको, ये तो वन ऑफ द मेथड मैंने आपको बताया प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट, थीमेटिक ए परसेप्शन स्टडी जिसको टैट कहते हैं, रॉसैच इंक ब्लॉट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी एक टेस्ट होता है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, स्टार्टिंग उसकी कर दी जाती है, बाद की लाइनें आपको कंप्लीट करनी होती है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, आई लाइक टू डू, इन फ्री टाइम आई लाइक टू विजिट, माई फादर इज डैश काइंड ऑफ पर्सन। ऐसे करके आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो आगे का जो स्पेस खाली होता है जो आप रिस्पॉन्स देते हो, उसके बेसिस पर पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी को असेस करा जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है। आगे चल के हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेस्ट को स्पेशली इसलिए डिज़ाइन करा जाता है ताकि हम पर्सन की पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से असेस कर सकें। हमारा यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कि हम पर्दा उठा सकें, हम अनकवर कर सकें लोगों की हिडन फीलिंग्स को, उनके मोटिव्स को, उनके अंदर किसी भी चीज़ का जो आंधी तूफान चल रहा है, उनका मन विचलित है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको, और उनके अंदर जो डिज़ायर्स या जो फैंटेसीज हैं उसको हम अनफोल्ड कर सकें। ये पूरा पर्पस होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट का। और प्रोजेक्टिव टेस्ट अपने आप में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने पहला असेसमेंट मेथड जाना। अब हम जानते हैं दूसरा असेसमेंट मेथड जो कि है इंटरव्यू। असेसमेंट मेथड का पर्पस आप समझ गए ना कि हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स का यूज़ करना है पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जानने के लिए। पहला हमने जाना साइकोलॉजिकल टेस्ट,
दूसरा है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू की दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे, हमारी एनसीईआरटी में एक टेक्निकल डेफिनेशन गिवन है। उससे पहले एक इजी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। इंटरव्यू सिंपल ये है कि यहां पर देखो, होने को कितने भी पर्सन हो सकते हैं आपका इंटरव्यू लेने वाले, और देने को कितने भी पर्सन हो सकते हैं जो सामने बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में 2 पर्सन्स होते हैं जर्नली, होने को ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो, जब 2 पर्सन्स का इंटरव्यू होता है, जैसे मतलब मान लो सामने आप एक जो इंटरव्यू देने आए हो, सामने मैं एक जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, तो ये 1 पर्सन टू 1 पर्सन इंटरव्यू होता है, इसको 1 to 1 इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर हो सकता है कि मेरे साथ 3-4 लोग बैठे हो, हमारा एक बोर्ड हो प्रॉपर तरीके से, और आप इंटरव्यू देने वाले एक पर्सन हो, तो ये होता है मैनी टू 1 इंटरव्यू। ठीक है, हम लोग बहुत सारे मैनी हैं एंड यू आर 1 पर्सन। फिर एक होता है 1 to मैनी, मैं अकेला हूं एज अ इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, और मैंने 5-6 लोग एक साथ बुला लिए हैं। ठीक है, तो 1 to मैनी। अगर हम लोग बहुत सारे बैठे हैं और देने वाला पर्सन जो इंटरव्यू देने आया हुआ है, जो इंटरव्यू ही है, वो एक ही है, तो ये हो जाएगा मैनी टू 1। और अगर हम एक एक करके बैठे हुए हैं, आप एक मैं एक, तो ये हो जाएगा 1 to 1 इंटरव्यू। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू होते हैं दोस्तों। जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा होता है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देने आया होता है या देने आई होती है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूई। ठीक है, इंटरव्यूई। इंटरव्यूई वो पर्सन होगा जिसका इंटरव्यू होने वाला है या चल रहा है। जो ले रहा होगा इंटरव्यू उसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी दोस्तों एक डेफिनेशन जान लेते हैं। इंटरव्यू का मेन पर्पस तो देखो यही है कि हम यहां पर सामने वाले पर्सन से इंफॉर्मेशन को निकलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सामने वाले के पर्सन के बारे में। एज अ इंटरव्यूअर मेरे कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब मैं आपसे सुनूंगा, जो जवाब आप दोगे उसके बेसिस पर सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने थ्रो करूंगा। तो यहां पर इंटरव्यू के अंदर पर्सन से जो इंटरव्यू देने आया होता है, जो इंटरव्यूई होता है, उससे इंटरव्यूअर इंफॉर्मेशन को सीख कर रहा होता है। ठीक है, और ये जर्नली 1 to 1 बेसिस पर होता है। लेने वाला, इंटरव्यू लेने वाला एक पर्सन एज अ इंटरव्यूअर, देने वाला जो पर्सन इंटरव्यू देने आया इंटरव्यूई, वो भी एक पर्सन। ठीक है, जर्नली ऐसे ही होता है। वैसे मैंने आपको सारे तरीके के इंटरव्यू बता दिए। ठीक है, और जानते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में जर्नली डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। जर्नली होने को वीडियो कॉल पे भी हो सकता है इंटरव्यू। ठीक है, किसी ऑनलाइन सेशन में हो सकता है, गूगल मीट की क्लास पर हो सकता है, जूम मीटिंग पर हो सकता है, लेकिन फेस टू फेस इंटरव्यू जो होते हैं वो बेस्ट इंटरव्यू माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन जो है वो सवाल पूछता है, जो सवाल पूछेगा वो इंटरव्यूअर है, और दूसरा पर्सन रिस्पॉन्ड करेगा, जो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, यानी कि वो इंटरव्यू देने आया हुआ है, उसको हम इंटरव्यू ही कहते हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू की मदद से होता क्या है, इंटरव्यू की मदद से हम सामने वाले की पर्सनल इंफॉर्मेशन को जान पाते हैं, उनके ओपिनियंस को, उनके सोच विचार को जान पाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जान पाते हैं, और हमें सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशंस भी मिलती हैं। ठीक है, इसके 4 एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, चारों को जानते हैं। इंटरव्यू अलग अलग सिचुएशनल कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। काउंसलर और क्लाइंट के बीच में इंटरव्यू होना। ठीक है, काउंसलर जो है अगर इंटरव्यू ले रहा है अपने क्लाइंट का, तो इसकी मदद से वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है जो भी प्रॉब्लम्स उसका क्लाइंट फेस कर रहा है या कर रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर डोर टू डोर सर्वे भी एक प्रकार से एक इंटरव्यू होता है। जैसे कोई एक सामान बेचने वाला, एक सेल पर्सन एक पर्टिकुलर मोहल्ले में जाकर, लोगों के घर में जाकर घंटियां बजा रहा है, और वो कोई एक प्रोडक्ट लेकर आए कि मैम सर ये हमारा फ्री सैंपल है, आप इसको टेस्ट करके या यूज़ करके एक बारी प्लीज़, मैं एक क्वेश्चनियर लेकर आया हुआ हूँ, मेरे पास एक पेपर है, उसमें प्लीज़ आप अपने रिस्पॉन्सेस फिल कर दो, या फिर ये आप टेस्ट करने के बाद वो हो सकता है कि आपकी वीडियो बना ले कि आपको ये कैसा लगा और कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा ये वाला प्रोडक्ट। तो एक सेल पर्सन लोगों के ओपिनियन को जब कलेक्ट करे एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग,
तो वो भी एक प्रकार का इंटरव्यू है। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रकार के इंटरव्यू के एग्जांपल्स गिवन है, वैसे फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, यानी कि फॉर्मल सेटिंग में भी और इनफॉर्मल सेटिंग में भी। फिर जॉब सिलेक्शन को लेकर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करेगा उनको हायर करने से पहले, ताकि राइट पर्सन को वो अपनी कंपनी के अंदर जॉब दे सके और अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा सके, और एक इंटरव्यूई जो यहाँ पर एम्प्लॉय है जो इंटरव्यू देने आया है उसको मतलब उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से राइट जगह पर उसको फिट करा जा सके। और कभी कभार जर्नलिस्ट भी इंटरव्यू करते हैं आम लोगों को, आपके और मेरे जैसे लोगों को। जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर सकता है लोगों को ऑन वेरियस मुद्दे, ऑन वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज, कि अभी अभी हमारे देश में ये हुआ, कल को यहाँ पर ये घटना हुई, आपकी इसमें क्या राय है, आपका इसमें क्या ओपिनियन है। तो माइक लेके अगर वो आपके सामने है और आपसे कुछ सवाल पूछने के बाद आपसे कुछ जवाब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये जर्नलिस्ट वाला इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें ये बोल रखा है कि इंटरव्यू एक वैल्यूएबल टूल है। ठीक है, अगर हमें लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझना है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग अगर हमें करनी है, कि हम हवा में तीर मार के किसी को जज नहीं कर रहे हैं, सामने वाले ने खुद ही हमें आंसर दिया है हमारे सवाल पूछने के बाद, तो ये एक बेटर तरीका होता है। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द असेसमेंट मेथड है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरे असेसमेंट मेथड की दोस्तों हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी दोस्तों किसी भी पर्सन की इन डेप्थ स्टडी होती है। अब ये इन डेप्थ स्टडी क्या आप ज़्यादा देर तक उसके साथ बैठ के सवाल जवाब करोगे? तो यहाँ पर बात ज़्यादा देर या कम देर की नहीं है। अगर कभी भी ये लाइन आपके सामने आए कि इन डेप्थ स्टडी हम कर रहे हैं, पर्सन की केस स्टडी कर रहे हैं, तो आज जो पर्सन आपके सामने मौजूद है उसके पुराने इतिहास में अभी तक जो कुछ हुआ है, जो भी चीज़ें उसको याद है, सारी घटनाओं को जोड़कर, सारे इवेंट्स को जोड़कर जब आप एक पर्सन के पर्सनैलिटी और उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस करते हो, उसको हम केस स्टडी कहते हैं। इसलिए हम केस स्टडी को इन डेप्थ स्टडी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो एक पर्सन की लाइफ में हो रखे होते हैं उसके जीवन काल में, और उन सारे इवेंट्स की वजह से मिलकर जो आज एक पर्सन जैसा बिहेव कर रहा है, जैसा उसकी पर्सनैलिटी है, इसको अगर आपको जानना है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसके लिए आपको उस पर्सन के बैक इवेंट्स पर, बिहाइंड द कर्टन्स जो भी चीज़ें उसके साथ हो रखी हैं, वो आपको जाननी पड़ेंगी। और जब आप इतना कुछ जान लोगे तो ये अपने आप में एक इन डेप्थ स्टडी है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, इसलिए हम केस स्टडी को इन डेप्थ स्टडी कहते हैं। तो केस स्टडी डेफिनेशन ही है इसकी। वैसे केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, हम ऐसी इन डेप्थ स्टडी करके एक पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को खोद के उसके बैकग्राउंड के साथ, उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से जान पाते हैं। यहाँ पर पर्सन की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी शामिल होती है, उसके जीवन काल में क्या क्या हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करा जाता है। ठीक है, कि पर्सन का जो भी सामाजिक वातावरण है, उसके आसपास जो भी लोग हैं, फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, कोई टॉपिक्स, ठीक है, इन सारे चीज़ों ने, सारे लोगों ने जिससे वो इंडिविजुअल घिरा हुआ है, उसने क्या प्रभाव डाल रखा है एक पर्सन की पर्सनैलिटी का निर्माण करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। मैंने आपको बताया था हमारे जीवन में 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को, जब हम गीली मिट्टी होते हैं, जब हमारी पर्सनैलिटी बन रही होती है, उसको शेप देने का काम करते हैं। पहले होता है हमारा परिवार, जिसमें हमारे माँ बाप और बाकी सारे लोग आ जाते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, इसको हम कहते हैं पेरेंट्स या फिर फैमिली। दूसरे होते हैं हमारे स्कूल का वातावरण, जहाँ पर हमें टीचर्स मिलते हैं, वो हमें वैल्यूज़ सिखाते हैं। वैल्यूज़ वैसे हमारे माँ बाप और हमारे घर वाले भी सिखाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद आते हैं टीचर्स, फिर हमारे फ्रेंड्स जिसको हम पीयर्स भी कहते हैं, और फिर कुछ अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, कुछ हमारे रोल मॉडल्स या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोशल टॉपिक्स जिससे हम इम्प्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली केस स्टडी में करते क्या है, हम यहाँ पर एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं लोगों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, जैसे उनकी पर्सनैलिटी और उनके इंटेलिजेंस को। हम यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को भी जानते हैं कि पास्ट में, भूतकाल में उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे और कैसे कैसे पर्सन की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती चली गई, यानी कि
पास में पर्सन्स के साथ जो भी कुछ हुआ था, तो इवेंट 1 2 3 4 5 6 इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर आज ये इंडिविजुअल कैसा है। ठीक है, एक इंडिविजुअल, जब भी कोई भी पर्सन होता है दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी पर्सन है, आज वो जैसा है या जैसी है, तो आप उसको आज की लाइफ से जज नहीं कर सकते हो। वो पर्सन अगर बहुत जॉली नेचर का है, बहुत एग्रेसिव है, हार्ड वर्किंग है, कुछ भी कैसे भी आपको लोगों की पर्सनालिटी दिखती है, हमेशा उनका पास्ट के अंदर उनके जीवन में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है, घड़े में जो पानी जो होता है, हर एक बूंद, हर एक ड्रॉप उसके लिए काउंटेबल है। सिमिलरली एक पर्सन की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप आज अगर किसी पर्सन को देख रहे हो तो एकदम से हमें जज नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी का ये मानना है, बिकॉज पहले पर्सन के पास्ट को हमें जानना चाहिए कि कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने पर्सन को बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का बनाया, पर्सन को एग्रेसिव बनाया, पर्सन को गद्दार बनाया, पर्सन को एक हम्बल पर्सन बनाया, पर्सन को एक आतंकवादी मेंटालिटी का पर्सन बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट और हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा केस स्टडी में हम ये भी एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सन के आसपास उसका साइको सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, जिसमें हमारे फैमिली के साथ हमारे रिश्ते, हमारे सोशल सराउंडिंग्स में किस किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, हमारी गली मोहल्ले में वातावरण कैसा है, और हमारे इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस। दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी कि आपका इंटरेक्शन खुद के साथ, आप सेल्फ टॉक जब करते हो, अपने आप को समझाते हो, वो है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है बिटवीन टू या फिर मोर देन टू पर्सन्स, यानी कि आपके और मेरे बीच में बातचीत, आपके और मेरे रिश्ते किसी और से। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जो एक पर्सन के शरीर के बाहर होते हैं, लेकिन वो उसको इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, उसकी मेंटालिटी को, उसकी साइकोलॉजी को। ऐसे फैक्टर्स को हम लोग साइको सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। और फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रॉपर तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना साइकोलॉजी में, कि एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर वातावरण, ये जो हमारा पेड़ फूल पौधे है ना, जानवर होते हैं, यहाँ पर पार्क मैदान की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट जब वर्ड आ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके आसपास जो फिजिकल एनवायरनमेंट है प्रॉपर, उसकी बात होती है कि आप कैसी लिविंग कंडीशंस में रहते हो और आपके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो साइकोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करेगा आपके फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कि क्या आपका घर एक शांत जगह पर है, या फिर आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, या फिर मेन रोड पर आपका घर जहाँ ट्रैफिक चलता ही रहता है, तो लगातार हॉर्न की बॉन्किंग होती रहती है, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड रहते हो, नॉइज़ पोल्यूशन से आसपास घिरे रहते हो, तो आपका फोकस इतना नहीं है, शायद से आपकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं है। तो ऐसे करके हम फिजिकल एनवायरनमेंट को भी एक जरिया बनाकर इंडिविजुअल के ऊपर केस स्टडी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब केस स्टडीज जो हैं वो बहुत एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ करी जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इससे हम क्लाइंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सकते हैं। क्लाइंट्स मतलब जैसे जो साइकोलॉजिस्ट है, जिसको भी वो ठीक करेगा, काउंसलिंग करेगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किसी को ठीक करेगा, तो जो सामने जो पेशेंट आ रखा है, मैंने आपको बताया, हम क्यों ये कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल सेटिंग की तो हम बात कर नहीं रहे हैं। साइकोलॉजी में जो बीमार व्यक्ति होता है, या फिर जो अपनी समस्या के लिए समाधान लेने आया हुआ है, ऐसे पर्सन को हम लोग पेशेंट ना कह के क्लाइंट कहते हैं। तो क्या हम क्लाइंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सकें, उसके लिए केस स्टडीज काम आती हैं। फिर यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में हमें ये भी बोला हुआ है, कभी कभार केस स्टडीज जो है उनका पर्पस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करना, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस करने तक सीमित नहीं होता है। कभी कभार आप खुद से भी केस स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हो, जब आप महान लोगों के बारे में उनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग होगा, अगर आप उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको। जैसे कई लोग जो होते हैं वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, और स्पेशली दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ महान व्यक्ति, गोड पर्सनैलिटी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पर्सनैलिटीज। तो ऐसे लोगों की किताब पढ़कर, उनके जीवन की जीवनी को जानकर आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है, आप भी महान बन सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अगर हम ऐसे पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करें, हमें जीवन के
कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिल सकते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से और उनकी अचीवमेंट से। ठीक है, तो केस स्टडीज के अंदर हम इंडिविजुअल की लाइफ की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, उसके बैकग्राउंड को, उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंसिडर करते हुए। अब केस स्टडीज के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन को दोस्तों जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर केस स्टडी कंडक्ट करी जा रही है, तो वहां पर उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मुझे बैकग्राउंड जानना है, आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानना है, आपके ऊपर मैंने बेसिकली इन डेप्थ स्टडी करनी है कंडक्ट, जिसको केस स्टडी कहते हैं। तो मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ऐसे कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता हूं आपके ऊपर, जिससे मैं आपकी पर्सनैलिटी को इन डेप्थ तरीके से स्टडी कर सकूं। मैं आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं 1-to-1 बेसिस पर। मैं आपको ऑब्जर्व कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपको कुछ बने बनाए सवाल दे सकता हूं जिसके आंसर यस, नो, ट्रू, फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनेयर। और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल मैं आपके ऊपर कर सकता हूं आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। तो केस स्टडी जो है उसके अंदर हम बड़े सारे असेसमेंट टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल के ऊपर इन डेप्थ स्टडी कर सकें। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, एक दो मेथड से काम नहीं चलेगा, हो सकता है ये सारे मेथड या इससे भी ज्यादा मेथड्स हमें यूज करने पड़े अगर हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है। क्योंकि आप एक चीज समझो, केस स्टडी एक वन ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड है, और पहला साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था इंटरव्यू। लेकिन केस स्टडी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको देखो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देखने को मिल रहा है, इंटरव्यू भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े सारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि हमें पर्सन की इन डेप्थ स्टडी करनी है, प्रोवाइडेड कि हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखना है आज की पर्सनैलिटी को उसकी पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभी तक 3 साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स। चौथी की तरफ चलते हैं। हमारा 4th साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है आपको किसी को ऑब्जर्व करना है, लेकिन एकदम रियल लाइफ सेटिंग के अंदर। अब ये रियल लाइफ सेटिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे आपके रूम में कैमरा लगा हुआ है उसका एक्सेस मेरे पास है, या दूर से मैं आपको छुपकर कहीं से देख रहा हूँ, तो नेचुरली आप जैसे बिहेव कर रहे हो उसी बिहेवियर को मुझे ऑब्जर्व करना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा 3, 2, 1 कैमरा स्टार्ट और एक्टिंग करो, स्क्रिप्ट लिखकर मैंने आपको दे दी। अगर आप मेरे को देखने के बाद, जैसे मतलब मान लो कि क्या होता है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कैमरे के सामने हल्की सी पर्सनैलिटी अपनी मोल्ड करनी पड़ती है कि दीपांग तमीज़ के साथ एकदम पढ़ाई हो और अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करी हो, यहाँ पर गाली गलौज नहीं देनी है। अपने आप से ऐसा सेल्फ टॉक कर करके कैमरे के सामने आना पड़ता है मुझे। रियल में मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं। ठीक है, अब मैं रूम में जैसे जिस प्रकार से बैठूंगा, पढ़ूंगा, दोस्तों से फ़ोन पे बात करूंगा, यहाँ पर मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है कि मतलब मेरे को देखे, है ना, और मुझे पता भी है कि कल को इसको पूरा का पूरा ये पब्लिक एक वीडियो है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। तो हमेशा जब भी हमें पता होता है कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है या करेगा, तो हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी हमेशा बाहर नहीं निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं अपने रूम के अंदर एकदम नेचुरल तरीके से बिहेव कर रहा हूँ और वहाँ पर मुझे कोई कैमरे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे रूम में कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पर जो मैं मतलब रियल तरीके से जैसा हूँ वैसे बिहेव करूँगा और वैसे ही उस बिहेवियर को कोई कैच करेगा, वो होता है रियल लाइफ सेटिंग के अंदर जब कोई किसी को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है। क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन का पूरा दोस्तों फंडा यही है कि जो ऑब्जर्वेशन किसी के ऊपर करी जा रही है उस पर्सन को पता नहीं होना चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप ना हाथों से खाना खा रहे हो, है ना, बाहर आप ये दिखाते हो कि हम चम्मच से खाना खाते हैं। अब मैं आपकी चुपके से वीडियो बनाने लगा और आपने मुझे देख लिया कि यार ये वीडियो बना रहा है हमारी, और पता नहीं किस किस को बताएगा, कहाँ का लीक करेगा, और आपके 100 विचार आ गए, तो आपने एकदम से हाथ को छोड़कर चम्मच से खाना शुरू कर दिया। तो ये आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी नहीं है, आप हाथ से खाते हो, लेकिन क्योंकि आपने किसी को देख लिया कि यार वो मेरी वीडियो बना रहा है, तो आपने चम्मच से खाना शुरू कर दिया। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमेशा जो रियल बिहेवियर होता है
उसको अगर आप कैच कर सको, वही ऑब्जर्वेशन मेथड साइकोलॉजी में काम आता है फॉर असेसमेंट मेथड, फॉर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स असेसमेंट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन के अंदर हम यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉय मतलब यूजिंग, हम सिस्टमैटिक प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिक तरीके से होती है, ऑर्गेनाइज तरीके से होती है और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है ये। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोगों के बिहेवियर और बिहेवियर फिनोमेना को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीके से, और वो भी एकदम रियल टाइम में। ठीक है, स्क्रिप्ट लिख कर नहीं दी हमने पर्सन को कि ऐसा बिहेव करना, जब भी मैं बोलूंगा स्टार्ट तो तुम्हें ऐसा बिहेव करना है, स्क्रिप्ट लिखकर हमने नहीं दी है उसको। हमें नेचुरल तरीके से उस पर्सन को ऑब्जर्व करना है, जैसा नेचुरली उसका बिहेवियर है, और उसको नहीं बताना चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें लोगों के बिहेवियर को देखना होता है बिल्कुल वैसा जैसे वो नेचुरली बिहेव करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर जब भी ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वो केयरफुल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं व्हाट एवर दे सी, है ना। वो सामने उनके चेहरे के आगे कैमरा लेके खड़े नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्लाइंट जो है वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से जूझ रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, कोई परेशान हो रही होगी, किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को कोई डिप्रेशन में हो सकता है, कोई एंग्जाइटी में हो सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट को बहुत बारीकी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है। इवन कभी कभार जैसे साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से बात करते हुए नोट्स बनाते हैं, बहुत बार क्लाइंट जो है वो कॉशियस हो जाता है कि यार ये नोट्स क्यों बना रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं, कहीं किसी को बता तो नहीं देंगे। क्लाइंट्स कभी कभार बहुत ज़्यादा शक करने वाली मेंटालिटी हो जाते हैं, उनका शक्की दिमाग हो जाता है। तो वहाँ पर चुपके से हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक रिकॉर्डिंग टूल का, रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें, चुपके से कहीं पर ऐसा कैमरा लगाते हैं कि जहाँ पर क्लाइंट को पता ना हो। कोई उल्टी सीधी हरकत करने के लिए नहीं, क्लाइंट को बदनाम करने के लिए नहीं, उसको ठीक करने के लिए और उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि बाद में जब क्लाइंट के साथ साइकोलॉजिस्ट का इंटरेक्शन हो गया तो बाद में जाकर वो उस रिकॉर्डिंग को देख सकें। अच्छा यार, जब मैंने इससे सवाल पूछा था तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था, ऐसे बिहेव कर रही थी, ओके मैं पॉज करता हूँ इस वीडियो को या इसकी ऑडियो को, और अब जाकर इसके ऊपर मैं नोट बनाता हूँ। अब वो चीज़ तो देखो साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से पता होती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपकी हरकतों को नोट करा जा रहा है और वो हरकतें आपके लिए शर्मनाक हैं, या फिर आप इतनी ईजिली उनको डिस्कस नहीं करना चाहते हो किसी से भी, या फिर बहुत आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है, अनकंफर्टेबल हो आप, तो आपको अगर ये पता लग जाए कोई सामने से उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो आप फिर नेचुरली वैसे बिहेव करोगे नहीं, या फिर आधी अधूरी बात बताओगे, या फिर झूठ भी बोल दो आप, है ना। तो साइकोलॉजिस्ट को इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, अगर हमें एक मदर और उसके बच्चे के बीच में ये जानना है कि इंटरेक्शन कैसी है, तो ये वाला काम हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पता लगाना है कि जैसे यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है और उसको ये देखना है, उसने बोल दिया मदर से कि आप जैसे नेचुरली अपने बच्चे के साथ खेलते हो वैसे खेलो, बच्चा छोटा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि पर्सन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पर्सन सिर्फ नोट्स बना रहा है देखकर कि अच्छा मम्मी कितना टाइम बिता रही है, बच्चा कितना खुश है, क्या इसकी मदर वर्किंग लेडी है, क्या आज ही ये टाइम बिता रही है छुट्टी के टाइम पर, या रोज़ ही ऐसे खेलती है। तो इससे एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि ये बच्चा बड़े होकर अपनी माँ की इज्जत कितनी करेगा, या ये अपनी मम्मी की तरफ इंक्लाइंड कितना होगा, या माँ की तरफ इसका लगाव, इसका इमोशनल झुकाव कितना होगा। ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड की वजह से साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लोगों के बिहेवियरल पैटर्न को एकदम नेचुरल सेटिंग के अंदर समझ पाते हैं। ठीक है, और नेचुरली अगर आपने किसी को समझ लिया, ठीक है, आप खुद भी सोचो जरा, अगर आपने नेचुरली किसी को बिहेव करते हुए देख लिया जैसा वो नेचुरल है ना, तो आपको उस पर्सन की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एज कंपेयर टू जो वो पर्सन हमेशा बनावटी रूप से बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड दोस्तों इतना इजी भी नहीं है ना, कि आप हमेशा किसी को ऑब्जर्व करना चाहोगे और आप चाहते हो कि वो नेचुरल सेटिंग के अंदर बिहेव करे तो सामने वाला पर्सन बिहेव कर ही लेगा, है ना। इतना इजी भी नहीं है, इसलिए ऑब्जर्वेशनल मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। दो मेजर लिमिटेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये सबसे मेजर लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं मतलब बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड्स की। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड फेलियर साबित होता है कभी कभार। देखो, एक जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट को मान लें या फिर आप और मैं ऑब्जर्वर हैं, हमारा सिचुएशन के ऊपर, नेचुरल सिचुएशन के ऊपर कोई कंट्रोल तो है नहीं।
हम नेचुरल सिचुएशन को मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते हैं कि मैं जैसा चाहूँगा आप वैसा बिहेव करने लगो। मैं चाहता हूँ आप नेचुरली बोलो, मैं आपको कंफर्टेबल फील करवाना चाहता हूँ, आप जैसे हो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सारी बातें मेरे सामने वैसे रखो। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो फैक्टर होना चाहिए कि आप नेचुरल तरीके से मुझसे बिहेव कर सको। तो बहुत बार साइकोलॉजिस्ट का या किसी ऑब्जर्वर का सिचुएशन के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है। जब सिचुएशन के ऊपर कम कंट्रोल है तो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, सिचुएशन फेवर में नहीं है तो सामने वाले पर्सन को आप नेचुरली कैसे बिहेव करवाओगे, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। देखो, एक कोई पर्सन है, ये पर्सन है, आप और मैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, हम इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में जो कहानी चल रही है इस पर्सन को देखने के बाद, वो आपके दिमाग में अलग, किसी और के दिमाग में अलग, किसी और के दिमाग में अलग और मेरे दिमाग में अलग चल रही है। तो क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी और मेरे पर्सपेक्टिव सबके अलग हैं, इसको देखने का नजरिया अलग है। हो सकता है हम पर्सनली कुछ चीज़ों से इसको करेक्ट कर लें किसी सिचुएशन के अंदर ऑब्जर्व करते हुए और फटाफट से जज कर लें। हम सबके आंसर हो सकता है अलग अलग निकल कर आए एज अ ऑब्जर्वर। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के यहाँ पर चांसेस होते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो हो सकता है कि बिहेवियर को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी पर्सन को बहुत टाइम से जानता हूँ, दिन रात उसके साथ टाइम बिताता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, तो अगर वो कल को मेरे साथ रूडली बिहेव भी कर रहे हैं या कर रही है तो मुझे पता लगेगा कि मुझे उनसे पूछना है, पहले उनको कंफर्टेबल फील करवाना है कि यार क्या हो गया, घर पे कोई बात हुई है, हेल्थ ख़राब है, एग्ज़ाम का कुछ टेंशन है, कुछ प्रेशर है। मैं 100 तरीके से उनको कंसोल करके उनसे बात करूँगा कि यार ये चिड़चिड़ा रहा है मेरे ऊपर या ये चिड़चिड़ा रही है, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे है नहीं, कोई ना कोई बात है जो इनको परेशान कर रही है और उसका गुस्सा है मेरे ऊपर निकाल रहे हैं क्योंकि ये मुझे अपना समझते हैं, ठीक है। वहीं पर कोई एक फ्रेश व्यक्ति होगा, फ्रेश व्यक्ति इन द सेंस जो इनके साथ इतना ज़्यादा घुला मिला नहीं होगा या जो आज इनसे मिल रहा है, तो वो मुझे कहेगा कि यार तुम इसको सहन भी कैसे कर सकते हो, कितनी बदतमीजी से तेरे से बात कर रहा है, कितनी बदतमीजी से तेरे से बात कर रही है। तो वहाँ पर क्या है, मैंने उसको ऑब्जर्व करा अपनी फ्रेंड को या अपने फ्रेंड को, तो मैंने उससे कंसोल करा। वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, चीख चिल्ली कर रहे हैं, मेरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये रियल में वैसे नहीं है, कोई और बात है जिसका गुस्सा ये मेरे ऊपर निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे अपना समझते हैं और मेरे साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। वहीं पर कोई और पर्सन है, वो इनको इमीडिएटली जज करने लगा। अब ऑब्जर्वर मैं भी हूँ इस पर्सन के लिए जो मेरे पे गुस्सा कर रहा है, ऑब्जर्वर वो भी है, लेकिन उसने इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इमोशनली हील करूँ, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस आती हैं, तो वो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, गुस्सा करने वाला और सामने वाला पर्सन बोल रहा है कितनी बदतमीजी से तुम बात कर रहे हो और मैं अपने दोस्त को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इससे समझ सकते हो कि ऑब्जर्वेशन की जो रिपोर्ट्स हैं दे में सफर फ्रॉम ऑब्जर्वर बायसनेस। ऑब्जर्वर जो है वो कभी कभार बायस्ड हो सकता है सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी को जानते हो, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको उसकी गलतियां ही ना देखें, कभी कभार उसकी कमियां ही ना देखें, आप उसकी अच्छी चीज़ों में तो हाँ में हाँ मिलाते ही हो, बुरी चीज़ों में भी हाँ में हाँ मिलाने लग जाओ। वहीं पर कोई जो न्यूट्रल पर्सन है जिसको नहीं जानता और वो कुछ कमेंट कर रहा है उसके ऊपर, तो आप उसको फिर डांटने लग जाओ कि तुम इसको ऐसा बोल ही कैसे सकते हो, तुम इसको जानते हो क्या। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन के जो ओपिनियंस होते हैं वो कभी कभार ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के ऊपर हावी हो जाते हैं और ऐसे हावी होने वाली टेंडेंसी को हम लोग ऑब्जर्वर बायसनेस कहते हैं, ठीक है। ये मेजर लिमिटेशंस हैं दो ऑब्जर्वेशन मेथड की, असेसमेंट मेथड की, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन। लास्ट हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ना कोई तिगड़म नहीं खेलता है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम पर्सन से खुद ही पूछ लेते हैं तुम हमें अपने बारे में बताओ, ठीक है। हम यहाँ पर कोई चालाकी, कोई रिपोर्ट बनाना, उसको चुपके से कैमरे से ऑब्जर्व करना, कोई माइक रिकॉर्डर लगाना, कुछ नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर पर्सन से खुद से उससे ही पूछ लेते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, कौन सी चीज़ें तुम्हें तंग करती हैं, इमोशनली तुम कैसे हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या बुरा लगता है, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारी गलत है। सारी चीज़ों के आंसर सामने वाले पर्सन से ही निकल कर आते हैं। लेकिन इसमें आप ऑलरेडी इस टॉपिक को बिना पढ़े आप इसकी लिमिटेशन बता सकते हो। यहाँ पर मेजर लिमिटेशन ये है कि कभी कभार लोगों ने ना नकाब और मुखौटा पहना होता है।
तो आपको कोई जो रोकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर कोई चीज़ अगर कुछ बता रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें सच ही हो। अब साइकोलॉजिस्ट भी इंसान है, आप कहोगे सर वो तो साइकोलॉजिस्ट है, वो तो कैच कर लेंगे अगर कोई झूठा मोटा चेहरा बना रहा होगा या मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठी सिंपैथी गेन कर रहा होगा या किसी गलत चीज़ को सच में कन्वर्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा या कोशिश कर रही होगी। तो दोस्तों साइकोलॉजिस्ट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे है तो इंसानी, और हमेशा ऐसे मगरमच्छ के आंसू को कैच करना आसान उनके लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो सेल्फ रिपोर्ट क्या है? सेल्फ रिपोर्ट एक ऐसा मेथड है जहां पर एक पर्सन अपने खुद के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां पर साइकोलॉजिस्ट जो है बस एक हिंट दे देता है उसे, या फिर एक बोल देता है एक चीज़ कि आप अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो अपने बारे में खुद से बताने लग जाते हैं, अपने ओपिनियन, अपने बिलीफ, जो भी वो होल्ड करते हैं, जो भी उनके मन के अंदर चल रहा है, जो भी उनके साथ पास में होता है, वो खुद ही बता देते हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, आपको ये लगेगा ये टॉपिक सुनकर कि ये पर्सन पागल थोड़ी है जो अपने बारे में खुद से बताने लग जाएगा। आप कहोगे कि सर आप ही मुझसे कुछ पूछो पहली बार मिलकर, तो हम थोड़ी ना आपको सच सच बता देंगे, कोई भी नहीं बताएगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा किसी को। तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग के अंदर बात नहीं हो रही है चीज़ बताने वाली। सेल्फ रिपोर्ट मेजर तभी काम करेगा जब क्लाइंट और किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के रिश्ते अच्छे होंगे, यानी कि जो थेरेपिस्ट है और जो क्लाइंट है उसके बीच में जब रिश्ते अच्छे होंगे तभी क्लाइंट कंफर्टेबल होगा अपनी फीलिंग्स वगैरह को बताने के लिए। और उस रिश्ते को साइकोलॉजी में के थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा होना चाहिए। उस रिश्ते को दोस्तों हम साइकोलॉजी में कहते हैं रैपोर्ट फॉर्मेशन। रैपोर्ट फॉर्मेशन एक ऐसा रिश्ता होता है क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में, क्लाइंट और थेरेपिस्ट हमें बोलना चाहिए क्योंकि थेरेपिस्ट में सब लोग आ जाते हैं, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो रैपोर्ट फॉर्मेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले जो थेरेपिस्ट है, जो क्लाइंट का थेरेपिस्ट है, वो क्लाइंट को ऐसे कंफर्टेबल जोन में लेकर आए जहां पर क्लाइंट को पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि ये पर्सन मेरे जीवन में जैसे बाकी लोग रहे हैं जिन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मेरी बातें दूसरों को जाकर बताई हैं, मेरी बदनामी करवाई है, ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये मुझे साइकोलॉजिकली हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये बल्कि मुझे हील करने के लिए आया है पर्सन मेरी लाइफ में। जब तक इस प्रकार का ट्रस्ट नहीं हो जाता किसी के ऊपर, क्लाइंट को अपने थेरेपिस्ट के ऊपर, तब तक ये रैपोर्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो रैपोर्ट फॉर्मेशन इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट से या किसी भी पर्सन से, क्लाइंट मतलब इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कोई बीमार हो, किसी भी पर्सन से आप खुद से आप ये सोचो कि वो तोता बनकर बात बताने लग जाएगा आपको, मिट्टू बनकर सारी राम कथा गा देगा आपके सामने, क्यों करेगा कोई ऐसा? ठीक है, तो सेल्फ रिपोर्ट का मतलब ये है कि पर्सन अपने आप से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम यहाँ पर केस स्टडी की तरह उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को पता लगाने के लिए, उसके घर वालों से, आसपास पड़ोसियों से कि ये पर्सन कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम इसको क्या ऑब्जर्व करते हो खेलते कूदते हुए, हम दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई चुपके से किसी की रिकॉर्डिंग करना, उसकी आवाज़ को निकाल लेना, कैमरा लगा देना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा हम पर्सन से ही पूछ रहे, तुम अपने बारे में बताओ। तो इंस्टेड ऑफ साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्विंग बिहेवियर फ्रॉम आउटसाइड, इंडिविजुअल जो हैं वो अपने खुद के रिवील करते हैं क्या क्या चीज़ें, अपनी खुद की फीलिंग्स। यहाँ पर इंडिविजुअल खुद बोलता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट्स, अपनी बिलीफ्स, अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी प्रेफरेंस के मतलब क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, और अपनी खुद की पर्सनल हिस्ट्री। फिर उस हिस्ट्री के अंदर उस पर्सन की लाइफ के इतिहास के अंदर चाहे कितने भी डार्क सीक्रेट्स क्यों ना हो, ठीक है, अगर कंफर्टेबल है वो, अगर वहां पर रैपोर्ट फॉर्मेशन है तो पर्सन साइकोलॉजिस्ट को, अपने थेरेपिस्ट को सब कुछ बता देगा या बता देगी। अब सेल्फ रिपोर्ट जो है ये ऑब्टेन कैसे करी जा सकती है, मतलब क्या पर्सन सिर्फ मुंह से बोलकर ही बताएगा सब कुछ अपने बारे में, अपने लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में, या फिर और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट जब एक ऑब्टेन करनी है एक थेरेपिस्ट को, उसके बड़े सारे तरीके हैं। एक तो है आप इंटरव्यू जो है वो कर सकते हो उस पर्सन का, ठीक है। एक प्लान सेट ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू से पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल एक काउंसलर अपने क्लाइंट से ये पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी स्ट्रेस की स्टेट क्या है, इमोशंस की स्टेट क्या है, करेंटली कितना स्ट्रेसफुल तुम फील कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों से तुम्हें स्ट्रेस होता है, इमोशनली तुम कितना स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, ये पूछ सकता है। फिर एक तरीका हो सकता है क्वेश्चनेयर का।
क्वेश्चनर क्या होता है, एक रिटन सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करे जाते हैं, एक पर्सन को दिए जाते हैं, जहां पर पर्सन को उसको आंसर करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ येस और नो, ट्रू और फॉल्स, या फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर क्वेश्चन आंसर टाइप भी वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की हैबिट्स को, स्टडी हैबिट्स को स्टडी करने के लिए, एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द असेसमेंट मेथड है। हम स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्पेसिफिक आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बनाकर लोगों को दें और लोग उसके लिए रिस्पॉन्ड करें। फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज क्या होता है, मतलब पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम कुछ टेस्ट को कंडक्ट करें, जैसे रॉसैच इंकब्लॉट टेस्ट, जो कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। फिर हम लोगों से ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल कैन यू शेयर योर पर्सनल डायरी विद मी। पर्सनल डायरी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो एक प्रकार से पर्सन की ऑटोबायोग्राफी का काम करता है, क्योंकि वो पर्सन ने खुद से लिखी है उसकी लाइफ के बारे में, डेली इवेंट्स के बारे में। तो पर्सनल डायरी एक रिकॉर्ड की तरह होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल खुद से मेंटेन करता है, जहाँ पर डेली वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल, पर्सन अपने इमोशन के बारे में लिखता है, लाइफ इवेंट्स के बारे में लिखता है, और अगर ऐसी डायरी अगर हमें मिल जाए तो ये एक बहुत अच्छा फर्स्ट हैंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ने यहाँ पर डायरी लिखी, डियर डायरी, टुडे आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई अचीव्ड माई गोल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगा कि पर्सन जो है, अगर हम इसको जज करें ऐसे पर्सन को थेरेपिस्ट के परस्पेक्टिव से, तो हमें पता लगेगा कि पर्सन ग्रेटफुल भी फील करता है, यानी कि वो शुक्रगुजार भी है उन चीज़ों के लिए जो उसको जीवन में मिलती हैं। तो ये ऐसे हम इससे एक इंस्पिरेशन निकाल सकते हैं कि पर्सन दूसरों से झूठ बोल सकता है। अपनी डायरी में पर्सन की पर्सनैलिटी, देखो 100% तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप में साइंस, और साइंस में 100% कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। लेकिन हमें फिर भी अगर ऐसे उसकी डायरी में बहुत बार ग्रेटफुल, थैंक यू मिल गया, तो हमें पता लग जाएगा कि पर्सन हम्बल है, जो भी चीज़ उसको मिलती है वो ना शुक्रा नहीं है उसके लिए, शुक्रगुजार है, हमेशा थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने कुछ डिटेल तरीके से जाने कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड, जिससे हम लोगों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सकते हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।